गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उप सहसंयोजी यौगिक से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी करेंगे, बर्नर थ्योरी, या यूं कहें कि बर्नर का उप सहसंयोजी सिद्धांत स्टडी करेंगे। ठीक है, जिसे हम लोग बर्नर थ्योरी, बर्नर का सिद्धांत कहते हैं। वर्नर का सिद्धांत यानी वर्नर थ्योरी कहते हैं। आज हम लोग इसको स्टडी करेंगे। यह सिद्धांत जटिल यौगिकों के बंध विन्यास और उनकी गुणों की व्याख्या करता है। एक वैज्ञानिक हुए हैं 1892 में, अल्फ्रेड वर्नर, और अल्फ्रेड वर्नर ने यौगिकों में बंध विन्यास, वो भी जटिल यौगिकों में बंध विन्यास और उनकी गुणों की व्याख्या करने के लिए, यानी बॉन्डिंग अरेंजमेंट, बॉन्डिंग अरेंजमेंट यानी बंध विन्यास, बंध विन्यास व गुणों की व्याख्या के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे वर्नर का सिद्धांत यानी वर्नर थ्योरी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, कोबाल्ट क्लोराइड यानी COCl3 और अमोनिया के संयोग से बनने वाले यौगिकों की एक श्रेणी तैयार की और उस आधार पर उन्होंने उनके गुणों की व्याख्या की। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के मध्य क्रिया से जो यौगिक प्राप्त हुए, उस यौगिकों की एक लंबी श्रेणी तैयार हुई, उनमें गुणों की व्याख्या इन्होंने अपने सिद्धांत के आधार पर की। चलिए अब हम लोग एक डायग्राम को देखें कि ये CuNH3 का होल 4 SO4 ये एक जटिल यौगिक है, और ये जटिल यौगिक को अगर हम इस तरीके से अरेंज करने का प्रयास करें तो NH3 ये वाली कंडीशन बनती है। आप यहां देखेंगे इस यौगिक में दो प्रकार की वैलेंसी होती हैं। ये जो आप वैलेंसी देख रहे हो ना, ये वाली, ये जो आप वैलेंसी देख रहे हो, ये सेकेंडरी वैलेंसी होती है, और जो ये ऋणायन के साथ सेटिस्फाई हो रही है वैलेंसी, ये प्राइमरी वैलेंसी है। तो हम लोग कह सकते हैं यहां जो वैलेंसी है वो प्राइमरी वैलेंसी है, ये प्राइमरी वैलेंसी है। और यहां जो आप वैलेंसी देख रहे हैं, ये वाली जो वैलेंसी, ये सेकेंडरी वैलेंसी है, ये सेकेंडरी वैलेंसी है। तो कहने का आशय यह है कि वर्नर ने अपने सिद्धांत में पहली बात तो यही समझाने का प्रयास किया कि जो जटिल यौगिक होते हैं उनमें दो प्रकार की वैलेंसी होती हैं, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। तो वैलेंसी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी कहलाती है और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। तो दो प्रकार की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयोनाइजेबल होती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉन आयोनाइजेबल होती है। मतलब प्राथमिक संयोजकताएं जिसे हम लोग कहते हैं वो आयनित होती है या आयनिक होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकताएं अनआयनिक प्रकृति की होती हैं। यह पहली बात है। ठीक है,
दूसरी बात उन्होंने समझाने का यह प्रयास किया अपनी थ्योरी में कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, दूसरी बात कि जो प्राइमरी वैलेंसीज होती हैं, इनके बारे में हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये प्राइमरी वैलेंसीज ऋणायन द्वारा, एनायन द्वारा संतुष्ट होती हैं, ऋणायन के द्वारा संतुष्ट होती हैं। ऋणायन के द्वारा संतुष्ट होती हैं और ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती हैं। और डॉटेड लाइन, यानी डॉटेड लाइन से प्रदर्शित की जाती हैं। डॉटेड लाइन से प्रदर्शित की जाती है। ये प्राइमरी वैलेंसी के बारे में आप समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद है तीसरे पॉइंट को हम लेकर के चलेंगे कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी लिगैंड से संतुष्ट होती है। सेकेंडरी जो वैलेंसी होती है, यानी द्वितीयक संयोजकताएं लिगैंड के द्वारा संतुष्ट होती हैं और ये बराबर होती हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के। ये कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। और इन्हें डार्क लाइंस से प्रदर्शित किया जाता है। इन्हें डार्क लाइन से प्रदर्शित किया जाता है, ये इनकी खास बात है, ठीक है। और ये निश्चित होती है, फिक्स होती है। तो सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में ध्यान रखेंगे कि सेकेंडरी वैलेंसी लिगैंड से संतुष्ट होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है, डार्क लाइन से प्रदर्शित किया जाता है और ये निश्चित होती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि जब किसी जटिल यौगिक को जल में घोला जाता है तो प्राथमिक संयोजकताओं यानी प्राइमरी वैलेंसी से जो आयन जुड़े होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं। जटिल यौगिक को जल में घोलने पर प्राथमिक संयोजकताएं आयनित हो जाती हैं। यानी लिखेंगे हम लोग जटिल यौगिक को जल में घोलने पर प्राथमिक संयोजकताएं आयनित हो जाती हैं, जबकि द्वितीयक संयोजकताएं अनआयनित अवस्था में रहती हैं। द्वितीयक संयोजकताएं अनआयनित अवस्था में रहती हैं, ठीक है बेटे। हम लोग बात कर रहे हैं जटिल यौगिक के संबंध में, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जटिल यौगिक को जब जल में घोला जाता है, घोलने पर प्राथमिक संयोजकताएं आयनित हो जाती हैं, जबकि द्वितीयक संयोजकताएं अनआयनित अवस्था में ही रहती हैं। लास्ट पॉइंट ये बताता है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आदिशात्मक होती है, इसलिए वो ज्यामिति के निर्धारण में भाग नहीं लेती, जबकि द्वितीयक संयोजकताएं दिशात्मक होती हैं, डायरेक्शनल होती हैं, इसलिए वे यौगिक की ज्यामिति का निर्धारण करती हैं। तो चलिए अब ये सारे पॉइंट जानने के बाद इनको हम एक सिस्टमैटिक तरीके से लिख देते हैं, जिससे कि हम लोग और अच्छे से समझ सकें।
चलिए इसको, तो चलिए आइए अब हम लोग वर्नर की थ्योरी को स्टडी करते हैं। सारे पॉइंट्स हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। चलिए, वर्नर की थ्योरी को 1892 या हो सकता है कि 1893 किसी बुक में लिखा हो। 1892 अल्फ्रेड वर्नर एक वैज्ञानिक थे जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। इनको उप सहसंयोजी रसायन का पिता, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, 1892 में ये थ्योरी दी थी। ये बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी है। उस समय इलेक्ट्रॉन के बारे में भी कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं थी। उस समय इन्होंने इस थ्योरी के बारे में जिक्र किया था और जटिल यौगिकों के बॉन्डिंग अरेंजमेंट और उनके गुणों की व्याख्या करने के लिए। ये बात हम पहले बता चुके हैं। बॉन्डिंग अरेंजमेंट क्या है, गुणों की व्याख्या और ज्यामिति को बताने के लिए कोऑर्डिनेशन थ्योरी प्रस्तुत की गई थी अल्फ्रेड वर्नर ने। तो पहला पॉइंट कहता है कि कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड में धातु परमाणु की दो प्रकार की संयोजकता होती, ध्यान रखना। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था प्राइमरी वैलेंसी जो कि आयोनाइजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी जो कि नॉन आयोनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी होती है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो रेड कलर से दिखाई दे रही है ना, ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, बल्कि हम यहां कहेंगे कि क्लोराइड जुड़ा हुआ है। तो ये जो है प्राइमरी वैलेंसी है जिन्हें डॉटेड लाइन से शो किया गया है, और जिनसे अमोनिया जुड़ा हुआ है, अमोनिया लिगेंड की भूमिका में है, ये सेकेंडरी वैलेंसी है। सेकंड पॉइंट में बताया गया कि प्राइमरी वैलेंसी जो होती है, प्राइमरी वैलेंसी ऋण आयन के द्वारा संतुष्ट होती है। देखो ये प्राइमरी वैलेंसी है, इसको हम डिनोटेड कर देते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी कौन सी है। ये प्राइमरी वैलेंसी है, और जो ब्लैक कलर से दिखाई दे रही है ये सेकेंडरी वैलेंसी है। तो बेटे ये जो है दिख रहा है डार्क कलर से, ये सेकेंडरी वैलेंसी है। जो लाइट कलर से डॉटेड लाइन से दिखाई गई है ये जो है प्राइमरी वैलेंसी है। तो वही बात बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं। प्राइमरी वैलेंसी ऋण आयन के द्वारा संतुष्ट होती है। ये देखो Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, तीन ऋण आयन जुड़े हैं और ये तीन प्राइमरी वैलेंसी है कोबाल्ट की। और प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर को प्रदर्शित करती हैं। किसको प्रदर्शित करती हैं? ऑक्सीडेशन नंबर को। यहां कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, प्राइमरी वैलेंसी भी 3 है। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर भी 3 है और प्राइमरी वैलेंसी भी 3 है। ठीक है, और इनको डॉटेड लाइन से प्रदर्शित किया जाता है। सेकेंडरी वैलेंसी लिगेंड, लिगेंड ये ध्यान रखना, लिगेंड क्या होते हैं? वे परमाणु, अणु और आयन जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उप सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ते हैं, ये लिगेंड कहलाते हैं। ये NH3 लिगेंड की भूमिका में है। तो सेकेंडरी वैलेंसी लिगेंड के द्वारा संतुष्ट होती हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर को प्रदर्शित करती हैं, यानी समन्वय संख्या। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब समन्वय संख्या को प्रदर्शित करती है। ठीक है, और इनको डार्क लाइन से प्रदर्शित किया जाता है। ये देखो आप डार्क लाइन देख रहे हो, ये सब डार्क लाइन जो 6 बनी हुई है ये सेकेंडरी वैलेंसी है। और सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है। फोर्थ पॉइंट में बताया गया, जब किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, जटिल यौगिक को जल में घोला जाता है, जल में घोला जाता है, तो प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए एनायन आयनित हो जाते हैं। ऋण आयन जो है आयनित हो जाते हैं, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी अनआयनित अवस्था में ही रहती है। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी अनआयनित अवस्था में रहती है। प्राइमरी वैलेंसी दिशात्मक होती है। अगर हम इस यौगिक को जल में डाल दें तो ये जो देख रहे हो ना, कमजोर प्रकार की लाइन है, ये वाली बॉन्ड टूट जाएंगी, ये वाली वैलेंसी टूट जाएगी और ये डिसॉल्व हो जाएगा। क्लोराइड अलग हो जाएंगे, कोबाल्ट के साथ ये 6 अमोनिया अटैच रहेंगे। क्यों? क्योंकि अमोनिया सेकेंडरी वैलेंसी के द्वारा जुड़े हुए हैं। सेकेंडरी वैलेंसी आयनित नहीं होती, लिखा हुआ है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी अनआयनित अवस्था में रहती है। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी आदिशात्मक होती है। ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है इनमें डायरेक्शन का कोई भान नहीं होता है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी दिशात्मक होती है। और जो वैलेंसी दिशात्मक होती है, सेकेंडरी वैलेंसी दिशात्मक होती है, यौगिक की ज्यामिति का निर्धारण करती है। सेकेंडरी वैलेंसी ही यौगिक की ज्यामिति का निर्धारण करती है।
तो बेटे ये इन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया की रासायनिक क्रिया से बनने वाले यौगिकों की एक श्रेणी तैयार की और उनके गुणों की व्याख्या अपने सिद्धांत के आधार पर की। यौगिक में बंध विन्यास क्या है और सारे उनकी ज्यामिति के बारे में जो व्याख्या है इस सिद्धांत के आधार पर करने का उन्होंने प्रयास किया। तो हम लोग ध्यान रखेंगे दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं, एक प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी हैं वो आयोनाइजेबल होती हैं, पानी में डालेंगे वो आयनित हो जाएंगी, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी अनआयोनाइजेबल होती है। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होती है। अच्छा, जो प्राइमरी वैलेंसी होती हैं वो ऋण आयन के द्वारा संतुष्ट होती हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को प्रदर्शित करती हैं, डॉटेड लाइन से प्रदर्शित की जाती है, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो लिगेंड के द्वारा संतुष्ट रहती हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती हैं और डार्क लाइनों द्वारा प्रदर्शित की जाती है। जब किसी जटिल यौगिक को जल में घोला जाता है, जब किसी जटिल यौगिक को जल में घोला जाता है तो प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए आयन आयनित हो जाते हैं, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी अनायनित अवस्था में ही रहती है। प्राइमरी वैलेंसी, जो प्राइमरी वैलेंसी होती ना, ये अदिशात्मक होती हैं, इसलिए ये ज्यामिति के निर्धारण में कोई रोल प्ले नहीं करती, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी यौगिक की ज्यामिति का निर्धारण करती हैं, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी दिशात्मक होती है और यौगिक की ज्यामिति का निर्धारण करती है। ठीक है बेटे, ये मुख्य बिंदु थे। इसके बाद हम कुछ यौगिक को देखते हैं और देखते हैं कि उनके बारे में वर्णन ने किस प्रकार से समझाने का प्रयास किया, विशेषकर कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के यौगिकों के बारे में। COCl3 .6NH3, COCl3 .5NH3, COCl3 .4NH3, COCl3 .3NH3। ठीक है, ये जो यौगिक हैं, देखो यहां जो अमोनिया है वो लिगेंड की भूमिका में है। 6 लिगेंड लगे हुए हैं, 5 लिगेंड है, 4 लिगेंड है, 3 लिगेंड है। रंग के आधार पर अगर देखा जाए तो ये जो यौगिक है वो येलो कलर का होता है, येलो। तो इसका जो रंग के आधार पर नाम है वो लुटियो है। ये जो कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया का यौगिक है जिसमें 5NH3 लगे हुए हैं, ये जो है पर्पल कलर का होता है और इसका नाम होता है परपरियो। परपरियो पर्पल कलर का होता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो जिसमें 4NH3 लगे हुए हैं ये ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन, और इसका नाम है प्रेसियो। और ये जो कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया का यौगिक है ये वायलेट कलर का होता है और इसका नाम होता है वायोलियो। ठीक है, तो बेटे ये यौगिक रंग के आधार पर है। अब जरा अगर इनकी स्ट्रक्चर देखें तो इसको कैसे लिखेंगे, CONH3 का होल 6 Cl3, और अगर ये आयनित होगा तो क्या बनेगा, CONH3 का होल 6 ट्रिपल प्लस आयन 3Cl माइनस आयन। अगर हम कहें टोटल आयन कितने बनेंगे तो टोटल आयन बनेंगे 4। एक ये आयन बनेगा हेक्साएमीन कोबाल्ट 3rd कैटायन, और 3 क्लोराइड आयन बनेंगे। और अगर इसके जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट मिलाएंगे तो इसके 1 मोल से 3 मोल सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होंगे। अच्छा, इसको अगर देखें तो COCl NH3 का होल 5 Cl2,
अब देखें यहां 5 लिगेंड हैं। हमने आपको बताया द्वितीयक संयोजकताएं निश्चित होती हैं, तो अगर यहां कोबाल्ट की द्वितीयक संयोजकता 6 है तो यहां भी 6 ही रहने वाली है। जो बाहर काउंटर आयन 3 लगे हुए हैं, एक काउंटर आयन अंदर आकर के लिगेंड की जिम्मेदारी का भी निर्वहन करेगा, और ये वाला जो Cl है वो प्राइमरी वैलेंसी के साथ साथ सेकेंडरी वैलेंसी का भी निर्वहन करेगा और उसकी जिम्मेदारी को भी निभाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा COCl NH3 का होल 5 और इस पर डबल प्लस आ जाएगा और 2Cl माइनस, और टोटल आयन कितने हो जाएंगे? टोटल आयन बराबर हो जाएंगे 3। 2 एनायन है और एक कैटायन है। अगर इसके स्ट्रक्चर देखें तो CaCO Cl2 NH3 का होल 4 Cl। आप देखेंगे कि यहां 4 अमोनिया है, लिगेंड 4 अमोनिया है, 6 लिगेंड चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 4 अमोनिया लिगेंड की भूमिका में रहेंगे, 2 लिगेंड के रूप में काउंटर आयन को अंदर शिफ्ट कर लेंगे। मतलब जो 3 क्लोरीन परमाणु बाहर थे या क्लोराइड आयन बाहर थे, उनमें से 2 अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो निश्चित है, वो 6 चाहिए। ठीक है, तब क्या हो जाएगा? इसका आयोनाइजेशन होगा, तब COCl2 NH3 का होल 4 सिंगल प्लस Cl माइनस। टोटल आयन कितने मिलेंगे भाई? टोटल आयन मिलेंगे 2। ठीक है, अगर इसका COCl3 NH3 का होल थ्राइस इसका आयनन करने का प्रयास करेंगे तो यहां आयनन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आयनन प्राइमरी वैलेंसी से होता है। यहां आयनन होगा, यहां आयनन होगा, यहां आयनन होगा, तो 3 आयन तो क्लोराइड मिलेंगे, एक ये आयन मिलेंगे, टोटल 4। यहां से आयनन होगा, 2 क्लोराइड आयन मिलेंगे और एक आयन, ये 3 आयन हो जाएंगे। यहां आयनन होगा, एक क्लोराइड मिलेगा और एक ये आयन मिलेगा, टोटल 2 आयन होगा। यहां आयनन नहीं होगा तो हम लोग लिख सकते हैं आयनन नहीं होगा। आयनन क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ कोई एनायन है ही नहीं। जितने भी एनायन हैं वो अंदर की ओर शिफ्ट हो गए, वो लिगेंड की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, सेकेंडरी वैलेंसी से अटैच हो गए, और सेकेंडरी वैलेंसी से जो अटैच हो जाते हैं वो नॉन आयोनाइजेबल हो जाती हैं, वो अनायनित अवस्था में रहती है और वो आयनित नहीं होती। तो हम लोग ध्यान रखेंगे, कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया का जो यौगिक है 6NH3 लगा है तो वो पीले कलर का होता है, उसको लुटियो कहा जाता है। उसका रंग के आधार पर नाम है लुटियो। ठीक है, ये वाला कंपाउंड जो है पर्पल कलर का होता है, पर्परियो इसका नाम हो जाता है रंग के आधार पर। ये वाला जो कंपाउंड ग्रीन कलर का होता है, रंग के आधार पर इसको प्रेसियो कहा जाता है। ये वाला जो यौगिक है वायलेट कलर का होता है, रंग के आधार पर इसको वायोलियो कहा जाता है। अगर इनको हम लोग जल में घोलेंगे, ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अगर हम इस आयन को जल में, इस जटिल यौगिक को जल में घोल दें तो कितने आयन प्राप्त होंगे। और यह आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि क्या हम इस यौगिक, इसका नाम जो भी आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ट्राइअमीन ट्राइक्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड। नाम इसका क्या लिखेंगे? ट्राइअमीन ट्राइक्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड। ये जो यौगिक है, क्या ये इस यौगिक का जली विलयन सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgCl का सफेद अवच्छेद बनाता है? नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि यहां मुक्त क्लोराइड आयन नहीं मिल रहे हैं। ये AgNO3 के साथ सफेद अवच्छेद देगा? बिल्कुल देगा। यह यौगिक, इस यौगिक का जली विलयन AgNO3 के साथ सफेद अवच्छेद देगा? देगा। ये वाला यौगिक का जली विलयन AgNO3 के साथ AgCl का सफेद अवच्छेद देगा? देगा। क्यों देगा? जहां क्लोराइड माइनस यानी क्लोराइड आयन मिलने की संभावना है, वहां AgNO3 रिएक्ट करके AgCl बना सकता है। यहां चूंकि
आयन नहीं हो रहा है, क्लोराइड आयन उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, तो AgCl बनने की संभावना यहां कम है। यहां भी AgCl बनेगा, उसके कंपैरिजन में यहां दुगुना बनेगा AgCl, उसके कंपैरिजन में यहां 3 गुना AgCl आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्नर ने अपने कंसेप्ट के आधार पर एक श्रेणी बनाई जिसे वर्नर की श्रेणी कहा जाता है। और ये बात ध्यान रखेंगे, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अल्फ्रेड वर्नर हैं। 1892 में उन्होंने अपना जो एक कंसेप्ट है जिसे वर्नर सिद्धांत कहते हैं, या यूं कहें कि वर्नर का उपसहसंयोजी सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की थी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा परिषद में कई बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसको अच्छे से तैयार करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।